जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी। पंजाब किसानों का राज्य माना जाता है, वहाँ पे पैदावार भी काफ़ी अच्छा होता है। भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीती। आपको लगता है कि 500 रुपया में किसानों का कुछ भला होता होगा इस महंगाई? मैं आपको बता दूं अनाज देने का काम भी सर्वे में देखते हैं तो काम हर क्षेत्र में हो रहा है। इसको सीधे महंगाई करके बोलने से नहीं चलेगा। वो लोग इसी तरह से करते क्या, कहते हैं हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। ये लोग खुद क्या कर रहे हैं आप लोग खुद देखिए। ये लोग खुद क्या करते हैं आप देखिए। कर्नाटक की स्थिति देखिए, आपको पता है कर्नाटक में क्या किया इन लोगों ने। आप हर जगह ये लोग तो उनको टिकट देते हैं जो देश को बांटने के टुकड़े करने की बात करते हैं। कर्नाटक का जिक्र किया, कर्नाटक का जिक्र कर रही है, मणिपुर क्यों भूल जाती है? मणिपुर कैसे भूल जाते हैं आप? संदेश खाली क्यों भूल जाते हैं? नमस्कार, मैं संजय मिश्रा। लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया, एनडीए की सरकार बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण ले चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मंथन जारी है कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम क्यों आई है। एक समय था जब पार्टी 400 का नारा दे रही थी, अब की बार 400 पार, लेकिन 300 पार भी नहीं कर पाई। और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत में नहीं आ पाई है। एनडीए ने बहुमत जरूर हासिल कर लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी पीछे रह गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो मंथन कर रहा है। इसी बीच आरएसएस के बड़े नेताओं का भी बयान आना शुरू हो गया है। आरएसएस के बड़े नेता ने आज कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घमंड हो गया था, यही कारण है कि सीटें कम आई है। मोतिहारी में डॉक्टर हेना चंद्रा से मैंने आज बातचीत की। डॉक्टर हेना चंद्रा प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और भारतीय जनता पार्टी की युवा नेता हैं और आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। देखिए उनसे मेरी एक खास बातचीत। मैडम, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा का चुनाव परिणाम आ गया है और प्रत्याशित रहा या लोग एक्सपेक्ट कर रही थी जो रिजल्ट आया है वो मन मुताबिक ही आया है? देखिए इतना तो तय था कि हम लोग तीसरी बार सरकार में आएंगे, ये बिल्कुल तय था। सीटें कुछ कम हुई हैं, लेकिन हाँ एनडीए नहारा था, नहारा है। हम लोगों को जो भी मैंडेट मिला है उसका हम सम्मान करते हुए हमें विजय बचाना आता है। 350 और 400 सीटों का नारा भारी पड़ गया क्या इस चुनाव में? नहीं, देखिए लक्ष्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए और हमने अगर लक्ष्य बड़ा रखा तो इसमें हमने कोई गलत नहीं किया है। लक्ष्य अगर हम 400 का रखते हैं, 400 अगर वो एक फिगर था कि 400 पार, दैट मीन्स ये तय था कि हम लोग सरकार में आ गए हैं, आ रहे हैं। सिर्फ नारा देने से आप लोग कैसे मान ली कि 400 पार का नारा देंगे तो सरकार हम लोग का ही बन जाएगा? हाँ, तो बन गया ना। विश्वास तो था और जो विश्वास था वो आज सामने है। जो भी सीटें कम हुई है उस वजह क्या देखती हैं आप, क्यों कम हुआ सीटें? देखिए सीटें जो भी कम हुई हो, वो उत्तर प्रदेश में हो या राजस्थान में या अन्य जगहों पर जहां भी कुछ सीटें कम हुई हैं, ये हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कम हुई है। हम जब कहीं हारते हैं तो हम बौखलाते नहीं, हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, उस जनादेश का भी सम्मान करते हैं। समस्या ये है कि जहां कहीं भी सीटें कम हुई हैं, अगर लोग इसे एक अदर वे में लेने का प्रयास कर रहे हैं तो अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे। जो झूठ का पुलिंदा लोगों ने फैलाया, इंडिया अलायंस ने फैलाने का काम किया है, वो लोग खुद ही उसमें फंसते जा रहे हैं। और अगली बार फिर आप देखेंगे 29 में कि जनता जहां भी उन्हें जिताने का काम की है, जो कार्ड बांट रहे थे ये लोग, शायद 8500 का वो कार्ड था कि आप आइए और 8500 का कार्ड भंजाइए और आपको कैश रुपए मिलेंगे। आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो गरीबों के खाते में साल में 1 लाख रुपया जाएगा, यानी महीने का 50। नहीं, आप वोट दीजिए और आकर इस कार्ड का पैसा वापस लेके जाइए। और लंबी कतार लगी महिलाओं की, वहाँ की महिलाओं को भ्रम हो गया था कि राहुल गांधी चुनाव जीत गए हैं, अब हमें पैसा मिलेगा। तो बस यही तो था ना, उन लोगों ने तो पूरी जनता को दिग्भ्रमित वादे तो भारतीय जनता पार्टी भी करती है। नहीं, वादे करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरती है। अगर हम कहते हैं कि हम अनाज दे रहे हैं तो हम दे रहे हैं। वो अभी भी आपने देखा है कि किसान सम्मान निधि का 17वां किस्त सरकार बनते ही मोदी जी का पहला जो निर्णय था वो अन्नदाता के लिए था। ये हम सब ने देखा है और अभी शुरू भी हो गया और अगले 100
दिन का जो काम है, उसका जो एजेंडा है, वो सब कुछ पहले से ही तैयार था। सारा रोड मैप तैयार था कि हमें करना क्या है और काम शुरू है। हम लोग बैठते नहीं हैं, हम लोग कभी नहीं बैठते, और यही कारण है कि तीसरी बार भी इतने विरोधाभास लोगों ने इतना भ्रम फैलाया, सब कुछ किया, फिर भी तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है। मैं फिर कह रही हूँ, हम ना हारे थे ना हम हारे हैं। अन्नदाता की बात आपने की, पंजाब किसानों का राज्य माना जाता है, वहाँ पे पैदावार भी काफ़ी अच्छा होता है। भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीती है वहाँ से। देखिए, पंजाब की जहाँ तक बात है, पंजाब में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, जिस तरह से आंदोलन लोग कर रहे हैं, अन्नदाता के, ये पूरा देश ही कृषि प्रधान देश है, केवल पंजाब की बात आप नहीं कर सकते। हमें देश ने मैंडेट दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में बनी है, और कोई ऐसा क्षेत्र, ठीक है वहां नहीं जीते हैं, वहां पर अगर पार्टी अगर अभी कमजोर है तो वहां काम किया जा रहा है, और ऐसा नहीं है, वहां भी वोट परसेंटेज बढ़े हैं, सब जगह वोट परसेंटेज बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि कम हुआ है। और जहां तक अगर आप अन्नदाता को सिर्फ पंजाब में कन्फाइंड करेंगे तो मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती। आपने कहा कि 500 रुपये जो किस्त जाता है पूरे किसानों को गया, 500 नहीं जाता, 500 रुपये महीना, 2000 रुपये एक किस्त में जाते हैं। जो तो महीने का 500, साल में 6000, हाँ, साल में 6000 मोदी जी भेजते हैं, महीने का 500 रुपया होता है। आपको लगता है कि 500 रुपया में किसानों का कुछ भला होता होगा इस महंगाई? मैं आपको बता दूं, अनाज देने का काम भी सरकार कर रही है। सिर्फ पैसे देने का काम नहीं करी, अनाज देने का भी काम कर रही है। गरीबों को ये किसान सम्मान निधि के द्वारा जो है वो पैसे भी भेजे जा रहे हैं, ताकि उसे कभी भी किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े बीज और खाद के लिए। आप समझ सकते हैं इन बातों को, किसान कितना मजबूर हुआ करता था पहले के समय में, और अभी जो है खेती की प्रक्रियाओं में चेंजेस आए हैं। खेती अब मॉडर्न टेक्निक से हो रहा है, कैश क्रॉप्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आप खुद ही देखिए ना, किसानों के लिए सरकार ने जितना कुछ भी किया है, हमारे ही राधा मोहन बाबू जब कृषि मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त ही ये किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई थी। तो किसानों के लिए लगातार केवल किसान की ही बात क्यों करते हो, महिला हो, युवा हो, गरीबों के लिए 25 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा से ऊपर उठी है। आप ये देख सकते हैं आंकड़ों पर, जब आरोप लगाता है कि गरीबी और बढ़ी है। विपक्ष का कोई वही काम रोजगार नहीं। आप आंकड़ों को देखिए ना, आप आंकड़ों को देखिए, 25 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। और मैं बता दूं, जिस तरह से ये चेंजेस आ रहे हैं, आपको क्या लगता है 4 करोड़ आवास बन चुके, अगले 2 करोड़ की बातें अभी तुरंत 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने अगले 2 करोड़ आवास की बात और की है। 10 करोड़ से ऊपर गैस कनेक्शन मिल चुके, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन जाता है, 6 करोड़ से ज्यादा जो है मातृत्व वंदना योजना के तहत लोगों को, माताओं ने मुफ्त टीकाकरण और मुफ्त इलाज उन्हें मिला है। इतने सारे लोगों को ये आयुष्मान कार्ड, मैं खुद जिस अस्पताल में बैठी हूँ जहां आप इंटरव्यू लेने आए हैं, यहाँ भी आयुष्मान कार्ड के तहत काम हो रहा है, और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज लोगों का हो रहा है। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ, मेरे यहाँ हो रहा है, गरीब मरीज आ रहे हैं। ये कौन करता था जरा बताइए तो हमें। और उतना ही नहीं, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी आयुष्मान कार्ड बनाने का काम ये नए संकल्प पत्र में दिया गया कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बना। क्या सीनियर सिटीजन जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं, अगर घर में कम कमाने वाले लोग हैं, तो आधे से ज्यादा पैसा तो बुजुर्गों के दवाइयों में चली जाती थी। तो दवाइयों में भी कमी आई है, सस्ते दर पे दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं, ये जन औषधि केंद्र के द्वारा, आयुष्मान के द्वारा इलाज कराया जा रहा है। तो क्या ये युवा पीढ़ी के ऊपर बोझ कम होने का काम नहीं हुआ है? आप अगर इसको अगर आप उस दिशा में देखते हैं तो आपको खुद लगेगा कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहां काम नहीं हो रहा है। क्या बिहार में या पूरे देश में अगर इतने सारे वंदे भारत निकलते हैं, ट्रेन्स होते हैं, या 508 रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो क्या लोगों को रोजगार उसके थ्रू नहीं मिल रहा है? क्या रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी होता है? मैं सवाल करती हूँ, सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार नहीं कहते हैं। जो स्टार्टअप करने लायक है उसको कौशल विकास केंद्र के द्वारा उसको कौशल प्रशिक्षण भी दिया गया है। उसके लिए भी मैं बोल रही हूँ, आंकड़ा शायद
46,000 करोड़, अगर मेरा ये आंकड़ा गलत हो तो आप इसको मिला लेंगे, उतने रुपए जो है मुहैया कराई जा चुकी है। सिर्फ कौशल प्रशिक्षण के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, उसके बाद उनका प्लेसमेंट कराया जा रहा है। और उतना ही नहीं, अगर यहाँ पर बिहार में अगर 4 करोड़ आवास बने ना, तो 40 लाख सिर्फ हमारे बिहार में बना है। महंगाई तो इस चुनाव में एक मुद्दा था, महंगाई पे लोगों ने खुल के विरोध किया है मोदी सरकार का। महंगाई के ऊपर आपका क्या कहना है? और जब सिलेंडर का दाम 25-50 रुपये बढ़ जाता था तो पूरे देश ने देखा है, स्मृति ईरानी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी तो कंधे पे सिलेंडर लेके वो विरोध प्रदर्शन करती थी। आज खुद वो अमेठी चुनाव हार गई है। तो महंगाई एक मुद्दा था इस चुनाव में। महंगाई एक मुद्दा, देखिए महंगाई को जब आप देखेंगे ना, महंगाई को उसको देखिए, महंगाई हर दौर पे कुछ तो बढ़ेगी। जब आपका पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं जो है आपका महंगाई धीरे धीरे बढ़ती है हर जगह। लेकिन जहां तक हम भारत की बात अगर करते हैं तो मैंने फिर बहुत सारे आंकड़े आपको गिनाए, और उतना ही नहीं, अगर हम 5वीं बड़ी इकॉनमी बन रहे हैं तो देश में 5वीं बड़ी इकोनॉमी होते हैं, 4थी बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब अगर बनता है तो हमारा भारत बनता है, 3रा सबसे बड़ा मोबाइल हैंडसेट, दूसरा सबसे बड़ा शायद ये है, आंकड़ों को मिलाएंगे कहीं, दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल हैंडसेट आज 84 करोड़ लोगों के हाथ में जो है, 84 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल हैंडसेट है। 90 करोड़ लोग जो है आज इंटरनेट सुविधा वो अवेल कर रहे हैं, और सबसे सस्ते दरों पे कर रहे हैं। विश्व में शायद दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पर भारत आता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? अगर महंगाई होती तो आज 90 करोड़ लोग इंटरनेट इस तरह से नहीं यूज कर रहे होते जो इतना सस्ता हुआ है। आज हर जगह डिजिटलाइजेशन हुआ है। एक सब्जी वाले के भी ठेले पर आप यूपीए का कार्ड देखेंगे और स्कैनिंग मशीन चेक करेंगे आप, वहां पर वो जो है डिजिटली वो रुपए दे रहे हैं। तो देखिए, क्रांति आई है, बदलाव आया है। ये वो युग नहीं है कि जब युद्ध हुआ करता था और उस वक्त सोशल मीडिया का भी जमाना नहीं था। उस वक्त नेहरू जी लाल किले पे खड़े होके कहते थे कि देखिए महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि 2 देशों के बीच में युद्ध हो गया, जो कि उस युद्ध का प्रभाव ना फूड पे पड़ता था, ना फर्टिलाइजर पे पड़ता था, ना फ्यूल पे पड़ता था उस जमाने में। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को लाल किले से खड़े होकर दिग्भ्रमित किया जाता था। लेकिन आज के इस सोशल मीडिया के युग में इतने बड़ी समस्याएं आई, कोरोना जैसी महामारी आई, रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसमें भी महंगाई को बहुत कंट्रोल रखने का काम किया गया है। ये आप सीधे नहीं कह सकते हैं। अगर इतने हाईवेज बनते हैं, अगर इतने रेलवेज बनते हैं, रेलवे की पटरियां बिछाई जा रही है, रोडवेज पूरा देखिए ना, सड़कों का जाल बिछ चुका है हमारे देश में। तो अगर आप इसको ब्रॉड वे में देखते हैं तो काम हर क्षेत्र में हो रहा है। इसको सीधे महंगाई करके बोलने से नहीं चलेगा। वो लोग इसी तरह से चिल्लाते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। आप देखिए ना, वो लोग करते क्या, कहते हैं हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। ये लोग खुद क्या कर रहे हैं आप लोग खुद देखिए। ये लोग खुद क्या करते हैं आप देखिए। कर्नाटक की स्थिति देखिए, आपको पता है कर्नाटक में क्या किया इन लोगों ने। आप हर जगह ये लोग तो उनको टिकट देते हैं जो देश को बांटने के टुकड़े करने की बात करते हैं। कर्नाटक का जिक्र किया, कर्नाटक का जिक्र कर रही है, मणिपुर क्यों भूल जाती है? मणिपुर कैसे भूल जाते हैं आप? संदेश खली क्यों भूल जाते हैं आप? मणिपुर की बात कर दिए तो क्या जब मणिपुर की घटना हुई तो उस पर हमारे प्रधानमंत्री आगे नहीं है? उन्होंने आगे आके सबसे पहले बोला। और जब मणिपुर पे हम लोग संसद में जब इसके ऊपर हुआ कि हम लोग ओपन डिबेट करते हैं, पहले तो मांग कर रहे थे इंडिया अलायंस वाले, जब डिबेट की बात आई तो आप लोग संसद को भंग करने का काम किया। आप लोग चलने नहीं दिए। क्यों नहीं चलने दिए? क्योंकि आपकी सच्चाई सामने आती। आप लोगों ने इसे एक एजेंडा बना रखा था। संदेश खली में क्या हुआ? क्यों किया इस तरह का काम? आपके ही टीएमसी के नेताओं ने किया, सांसद ने किया। तो उस वक्त आपको नजर नहीं आया? वैसे प्रदेश में महिलाओं के साथ इतना अत्याचार, जहां की मुखिया एक महिला होती है, आप समझ सकते हैं। इस तरह से महिला है, उसका सम्मान हर परिस्थिति में होना चाहिए। वो कोई मतलब नहीं बनता है कि वो पंजाब की है, हरियाणा की है, बिहार की है, कि बंगाल की है, कि मणिपुर की है। महिला होती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही हूं। और मणिपुर की जब घटना हुई थी मैंने खुल के बोला था, ट्विटर पर भी है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी है, आप देखिए उसे जाकर। इसलिए मुझसे सवाल अगर आप करते हैं तो मैं एक ऐसी व्यक्ति हूं कि मैंने जहां देखा है वहां बोला है, और मैं फिर इसी मुखरता के साथ बोल रही हूँ। आरएसएस के बड़े नेताओं के भी बयान आने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कुछ घमंड हो गया था, इसलिए सीटें कम आई है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए ये मंथन का विषय है।
अगर जिन भी प्रत्याशी ने, हो सकता है उनका कोई एंटी इनकम्बेंसी लोकल स्तर पर हो, क्योंकि अल्टीमेटली जनता ही जनार्दन है, ये तय है, जनता ही मालिक होती है, उन्हें ही तय करना होता है, हम अपना काम कर सकते हैं। जो भी सांसद प्रत्याशी थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में, जिनकी कोई भी एंटी इनकम्बेंसी थी, जिनसे नाराजगी थी, उन्हें अगर वोट कम आए और सीट हम लूज किए हैं तो उसके ऊपर मंथन होगा, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग घमंड की बात में नहीं जानती, वो उनका पर्सनल विषय है। इसे देखिए होता क्या ना कि जब कहीं कुछ चूक होता है तो 10 लोग 10 तरह की बातें करना शुरू करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इसको सांगठनिक तौर पर देखने की आवश्यकता है। कहाँ क्या कमी रह गई है उसको देखने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, हमारा पूरा संगठन करेगा, पूरी एनडीए की अलायंस करेगी। हम लोग सब ये काम करने में लग गए हैं और भारतीय जनता पार्टी कभी सोती नहीं है। चुनाव के 2 महीने पहले काम नहीं करते हम लोग, 24 आवर्स काम करने वाले यहाँ के कार्यकर्ता उतनी तन्मयता के साथ काम दिन रात करते हैं, बिना थके बिना रुके। जब हमारे प्रधान सेवक काम कर रहे होते हैं तो हर एक कार्यकर्ता उतनी ही तन्मयता से काम करता है। मेरा अंतिम सवाल है, 10 साल हम लोगों ने मोदी सरकार को देखा है, हर कैंपेन में हर जगह मोदी सरकार मोदी सरकार। इस बार एनडीए की सरकार है या मोदी की सरकार है? देखने को मिलेगा? देखिए सरकार, देखिए हम लोगों ने हमेशा एनडीए की गवर्नमेंट बोली है, मोदी की सरकार, मोदी जी तो है ही सरकार में, मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। अटल जी के समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए सरकार ही कहा जाता था। 10 साल में मोदी सरकार, हर कैंपेन में हर जगह मोदी सरकार लोगों ने देखा है। अब 5 साल बिल्कुल ये मोदी सरकार है, सबने मोदी जी को समर्थन दिया है, ये फिर से मोदी सरकार है और एनडीए की अलायंस है। हम लोग सब अलायंस में मिलकर काम कर रहे हैं, सरकार में मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और इस तरह का जो शिगुफा जो छोड़ते हैं, ये तो वही वाली बात हो गई कि 30% आता था, 35% में कह रहे हैं माँ मैं आ गया, और यहाँ जो है 95% 99% लाने वाले को अगर 95 आता है तो ये लोग कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, जिनको खुद कोई मोरल ग्राउंड नहीं है। वो लोग अगर इस तरह की बातें करते तो ये शोभा नहीं देती है। हम लोग पुनः सरकार में, और मोदी जी फिर एक बार मोदी सरकार है और हम लोग आ चुके हैं, एनडीए की अलायंस है और ये प्री पोल अलायंस है, मैं आपको बता दूं, और प्री पोल अलायंस है और ये सफल अलायंस है, जिसमें कि अगर 5 सीट पे चिराग जी लड़ते हैं तो वो कहते हैं 5 का 5 जीतते हैं और कहते हैं हमें कुछ मिले अथवा ना मिले, हम मोदी जरूरी है देश के लिए। तो हर एक व्यक्ति, नीतीश जी ने भी यही कहा कि देश के लिए मोदी जरूरी है, और सबने जो पहले से गठबंधन किया था, प्री पोल अलायंस इतना सफल अभी तक नहीं देखा गया था जो अभी हमारे एनडीए के अलायंस में देखा गया है। इसलिए इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता ये सब लोगों को इसी तरह से भड़काने का, दिग्भ्रमित करने का, लोगों को गुमराह करने का, ये सब शिगुफा है, होगा कुछ नहीं। जहां वो लोग जीत के इंडिया अलायंस वाले कूद रहे हैं, जीत के थोड़े थोड़े सीटों पर, और वो बताइए ना, वो सारे मिल करके भी उतना नहीं लेके आए जितना हमारी भाजपा अकेले लेके आती है। तो वो क्या बात करते हैं? 10 साल बाद देश को नेता प्रतिपक्ष भी मिलने जा रहा है। राहुल गांधी की चर्चा है, अपना बहुमत पहले सिद्ध करें, वो भी तो नहीं हो पा रहा ना, तो 2/3 उनका तो हो ही नहीं पाता कभी। वो लोग प्रतिपक्ष में बैठने लायक भी, वो तो 2.5 का आंकड़ा पार ही नहीं कर पाते कभी। तो अभी जो वो व्यक्ति ना बोले, कम से कम जो स्वतः भी 2.5 का आंकड़ा इस बार भी पार नहीं कर पाया। 60 वर्ष आप रह चुके हैं, ये छोटा मोटा वक्त नहीं होता है। और आप हमें कहते हैं अरे पहला 5 साल तो आपके द्वारा बनाए गड्ढों को ही भरने में हमें लग गया, और उसके बाद जब नींव हमने तैयार किया है और विकसित भारत का सपना हमने देखा है, वो विकसित भारत हम बनाएंगे, और बिल्कुल बनाएंगे। जहां वो जीते हैं ना कुछ वोटों से, वहां की जनता भी उन्हें समझ रही है कि इस बार हमसे भूल हुई है, और पुनः अपने भूल को सुधारने का काम वो लोग करेंगे। 29 में पुनः हम फिर से आएंगे और दुगनी मजबूती से आएंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।